नमस्कार। एनसीएफ भारत में ये तीन अक्षर अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके एक नहीं बल्कि दो बड़े मतलब हैं। एक का काम है हमारे दिमाग को संवारना और दूसरे का हमारी धरती को बचाना। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म आखिर है क्या? देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई एक जवाब आ रहा है ना, तो जरा ठहरिए, क्योंकि कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जी हाँ, इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही भारत के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो ये है वो कहानी, एक नाम लेकिन बुनियादें दो। एक दिमाग को आकार देने के लिए और दूसरा धरती को बचाने के लिए। तो देखिए, एक तरफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका सीधा ताल्लुक शिक्षा से है, हमारे बच्चों का भविष्य संवारने से। और दूसरी तरफ है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जिसका मिशन है हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को बचाना। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनिया है, लेकिन नाम एक ही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा वाले एनसीएफ की। ये वो फ्रेमवर्क है जो आज भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ है, ये असल में एनसीईआरटी का बनाया हुआ एक गाइड या कह लें कि एक रोड मैप है। और इसका सीधा सा मकसद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्कूलों में लागू करना। और बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है, असल मकसद तो सीखने के पूरे तरीके में ही एक क्रांति लाना है। और इसका विजन बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं, बल्कि इंसानी क्षमताओं, नैतिक मूल्यों और जरूरी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करता है। मतलब बात सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं रही, बल्कि बच्चों को आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करने की है। अब सवाल उठता है, ये होगा कैसे? तो देखिए, इसमें रटने रटाने वाले सिस्टम को खत्म करके प्रैक्टिकल लर्निंग, मतलब खेल खेल में चीजों को खोज कर और आपस में डिस्कशन करके सीखने पर जोर दिया गया है। मकसद यह है कि बच्चे सिर्फ जवाब न रटें, बल्कि असल में कॉन्सेप्ट को समझें। और हाँ, एक और बड़ी बात, हर बच्चे तक उनकी अपनी भाषा में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचाना भी इसका एक अहम हिस्सा है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2022 में फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ आया, यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। और फिर 2023 में इसे पूरी स्कूली शिक्षा के लिए लागू कर दिया गया। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। अब चलिए इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो एनसीएफ जिसका मिशन है हमारी प्रकृति की रक्षा करना, हमारे जंगल, हमारे पहाड़ और हमारे समुद्र। तो दूसरा एनसीएफ है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ये भारत का ही एक संगठन है जो साइंस और जमीनी स्तर पर काम करने वाले समुदायों दोनों की मदद से हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में लगा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हिफाजत करना। और इनका काम करने का तरीका भी काफ़ी अनोखा है। ये सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, एक तरफ ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और साथ ही सरकार के लेवल पर बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। इनका काम भारत के कुछ बेहद जरूरी इकोसिस्टम्स में फैला हुआ है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में स्नो लेपर्ड को बचाना, हमारे समुद्रों के अंदर की जिंदगी को सुरक्षित रखना, वेस्टर्न घाट्स की देखरेख करना और ये भी सुनिश्चित करना कि इंसान और जंगली जानवर शांति से एक दूसरे के साथ रह सकें। तो अब तक हमने दोनों एनसीएफ के बारे में अलग अलग जान लिया, एक शिक्षा के लिए, एक प्रकृति के लिए। अब चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों मिलकर भारत के भविष्य के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसका क्षेत्र है शिक्षा और लक्ष्य है सीखने के तरीके को बदलना। इसका अप्रोच पॉलिसी पर आधारित है। दूसरी तरफ है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जिसका क्षेत्र है पर्यावरण संरक्षण और लक्ष्य है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना। और इनका अप्रोच साइंस और कम्युनिटी पर टिका है। मतलब दोनों ही अपने अपने तरीके से भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि दोनों के मिशन बिल्कुल अलग हैं। एक का काम दिमाग से जुड़ा है तो दूसरे का धरती से। लेकिन असल में ये दोनों ही एक मजबूत भारत की नींव के दो सबसे जरूरी स्तंभ हैं। सोचकर देखिए, एक हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को तैयार कर रहा है और दूसरा ये पक्का कर रहा है कि उन पीढ़ियों के पास रहने के लिए एक हरी भरी स्वस्थ धरती भी हो। और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या एक पढ़ा लिखा जागरूक समाज और एक सुरक्षित स्वस्थ प्रकृति, ये दोनों किसी भी देश की तरक्की के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं?
इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। NEP, ये शब्द तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर क्या कभी सोचा है कि ये 3 अक्षर अपने अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी छिपाए हुए हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एक ही नाम 2 जबरदस्त बदलावों का चेहरा बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कहता है NEP, तो आखिर वो बात किसकी कर रहा है? क्या वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के भविष्य की बात कर रहा है, या फिर उन शानदार टीवी शोज की जो हम देखते हैं? कंफ्यूजन है ना? चलिए आज इसी को क्लियर करते हैं। शुरू किया जाए। और ये रहा जवाब। एक तरफ है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल मीडिया कंपनी NEP ग्रुप। नाम एक, लेकिन मिशन बिल्कुल अलग। तो चलिए पहले शिक्षा की दुनिया में कदम रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा वाले NEP की। यहाँ NEP का पूरा मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्लान है। तो आखिर ये है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? अगर आसान भाषा में समझें तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा मेकओवर है। समझ लीजिए, एक रीबूट। इसने 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया है। और मकसद साफ है, आज के बच्चों को 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना। देखिए, इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लक्ष्य ना हमारी सोच में बदलाव लाना है। इसका विजन सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो रटने की जगह सोचना सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग, जो नए आइडियाज लाएं, इनोवेट करें और दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है स्कूल का ये नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इसने पुराने 10+2 सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों की अर्ली एजुकेशन पर फोकस होगा, ताकि सीखने की जो बुनियाद है ना वो एकदम मजबूत बने। तो सवाल ये है कि ये बदलाव जमीन पर दिखेगा कैसे? इसके कुछ बड़े पिलर्स हैं। एक तरफ बच्चों के पढ़ने लिखने और बेसिक मैथ्स यानी न्यूमरेसी की नींव मजबूत की जाएगी। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग को क्लासरूम का एक जरूरी हिस्सा बनाया जाएगा। और हाँ, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हाथ के हुनर यानी वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर होगा, ताकि पढ़ाई और रोजगार के बीच का जो गैप है वो कम हो सके। और टारगेट भी कोई छोटे मोटे नहीं है। एक बहुत बड़ा सपना है हायर एजुकेशन में GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% से भी ऊपर ले जाना। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कॉलेज तक पहुंचाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान होंगे देश उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये तो हुई शिक्षा की दुनिया की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा हमने शुरू में कहा था, NEP का एक और मतलब भी है। एक ऐसा मतलब जो हमें एक बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री में, एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चलिए अब एंटर करते हैं हमारी दूसरी दुनिया में। ये दुनिया है मीडिया और टेक्नोलॉजी की, और यहाँ NEP का मतलब है NEP ग्रुप, जो अपने आप में एक ग्लोबल पावर हाउस है। तो आखिर ये NEP ग्रुप है क्या चीज़? ये ग्लोबल मीडिया टेक कंपनी है जो कह सकते हैं कि कंटेंट बनाने के जादू में माहिर है। जरा सोचिए, जब हम कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच या कोई शानदार अवार्ड शो, तो उसके पीछे जो हाई टेक टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन का काम होता है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ NEP ग्रुप का होता है। इनकी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल फ्यूचर की फिल्मों जैसी है। ये लोग वर्चुअल प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक्टर ग्रीन स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहा है और उसके पीछे कोई भी कैसी भी दुनिया बना दी जाती है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे आसपास की असली दुनिया में ही डिजिटल चीजें दिखने लगती हैं। मतलब एक तरह से ये हमें सिर्फ कहानी दिखाते नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बना देते। इनका मिशन बिल्कुल साफ है, दुनिया के जो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी देना, ताकि वो अपनी कहानी को और भी शानदार तरीके से हम तक पहुंचा सकें, फिर चाहे वो टीवी पर हो, लैपटॉप पर या फिर हमारे मोबाइल फोन पर। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाकर देखते हैं। नाम एक ही है NEP, लेकिन मिशन दो बिल्कुल अलग अलग मिशन, और दोनों ही अपने अपने तरीके से हमारे भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका मैदान है शिक्षा,
और दूसरी तरफ है NEP ग्रुप, जिसका मैदान है मीडिया टेक्नोलॉजी। एक का लक्ष्य है सीखने वालों के दिमाग को बेहतर बनाना, तो दूसरे का लक्ष्य है बेहतरीन कंटेंट बनाना। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों का असर बहुत बड़ा है। एक हमारे देश के स्टूडेंट्स का भविष्य बदल रहा है, तो दूसरा पूरी दुनिया में मीडिया को। तो बात यह है, एक छोटा सा नाम NEP, और इसके पीछे है बदलाव की दो जबरदस्त ताकतें। एक जो हमारे दिमाग को आकार दे रही है, और दूसरी जो हमारी देखी सुनी दुनिया को, हमारी रियलिटी को आकार दे रही है। एक हमारे भविष्य के नागरिकों को तैयार कर रही है, और दूसरी वो दुनिया बना रही है जिसे वो नागरिक अनुभव करेंगे। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, भविष्य के ये दो अलग अलग विजन, एक शिक्षा का और एक मीडिया का, जब ये दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे तो हमारी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की जिसने शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। तो चलिए समझते हैं इस क्रांतिकारी कानून को परत दर परत। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर बच्चे को स्कूल जाने का कानूनी हक मिल जाए। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त विचार है जो किसी भी देश की नींव को सचमुच मजबूत कर सकता है। और पता है, भारत में ठीक यही विचार 2009 में एक ऐतिहासिक कानून के साथ हकीकत बन गया। हाँ, एक ऐसा कानून जिसने करोड़ों बच्चों के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्रांतिकारी वादा था क्या? आइए इस कानून की आत्मा को, इसके मूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कानून का पूरा नाम है बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम सब RTE एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसने किया क्या? इसने 6 से 14 साल के हर एक बच्चे के लिए, ध्यान दीजिए, हर एक बच्चे के लिए प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया, एक मौलिक अधिकार। ये कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कानून भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और फिर 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। और ये जो तारीख है ना, 1 अप्रैल 2010, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत बन गई। अच्छा, इस कानून के नाम में ही दो बहुत जरूरी शब्द हैं, मुफ्त और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी। लेकिन कानून की भाषा में इनका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, मुफ्त का मतलब साफ है, कोई भी स्कूल किसी भी तरह की फीस या कोई और चार्ज लेकर किसी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने से नहीं रोक सकता, 0 फीस। और अनिवार्य या कंपल्सरी, इसका मतलब है कि ये सरकार की कानूनी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि हर बच्चा स्कूल में एडमिशन ले, रोज स्कूल आए और अपनी पढ़ाई भी पूरी करे। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये सरकार पर। ये कानून सिर्फ बच्चों को अधिकार ही नहीं देता, इसने स्कूलों के लिए भी कुछ बहुत सख्त नियम और स्टैंडर्ड्स तय किए। 25%, 25%, ये नंबर शायद इस कानून का सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा डिबेटेड हिस्सा है। पर ये 25% है क्या आखिर? इसका मतलब ये है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए रिजर्व करनी होंगी। ये सामाजिक समावेश की तरफ एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत भरा कदम था। इसका मकसद ये था कि अमीर गरीब हर तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ें। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे स्कूलों पर कुछ और सख्त पाबंदियां भी लगाई गईं, जैसे एडमिशन के नाम पर कोई कैपिटेशन फीस नहीं चलेगी, बच्चों या पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, और सबसे जरूरी, बच्चों के साथ किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल हरासमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्वालिटी पर भी पूरा जोर दिया गया। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने बच्चों पर कितने टीचर होंगे, मतलब टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा, साल में कितने दिन पढ़ाई होगी, इन सब के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय किए गए। और हाँ, एक और बहुत बहुत जरूरी बात, अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ मतलब जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसे एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। इसने एक बहुत बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए हटा दिया। अब बात करते हैं इस कानून के सबसे बड़े बदलाव की, एक वैचारिक बदलाव जो शायद इस एक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, RTE एक्ट से पहले शिक्षा सरकार का एक लक्ष्य हुआ करती थी,
एक गोल। लेकिन इस कानून के आने के बाद ये एक मौलिक अधिकार बन गई, एक फंडामेंटल राइट जिसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब देश के नागरिक सरकार को शिक्षा देने के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहरा सकते हैं। ये एक पूरी तरह से नया लेवल था अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, जो इससे पहले था ही नहीं। तो फिर इस पूरे कानून के पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या था? देखिए, ये सिर्फ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने तक ही सीमित नहीं था। इसका विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आरटीई एक्ट का जो विजन था वो बहुत बड़ा और दूर की सोच रखने वाला था। पहला, समाज में अमीरी गरीबी के फर्क को कम करना। दूसरा, हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पक्का करना। और तीसरा, एक ऐसा समाज बनाना जो ज्यादा बराबरी वाला हो, जहां सब शामिल हों, एक इंक्लूसिव सोसाइटी। एक लाइन में कहें तो इस कानून की आत्मा यही है कि सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जाए और ये पक्का किया जाए कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसे सीखने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो आखिर में आरटीई एक्ट एक फ्रेमवर्क देता है, एक मजबूत ढांचा और एक वादा करता है। लेकिन असली और बड़ा सवाल आज भी यही है कि इस ढांचे पर हमारे बच्चों के भविष्य की नींव कितनी मजबूती से रखी जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो 2009 में जितना जरूरी था, उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आज जरूरी है।